साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बोली आमंत्रण सूचना इट मीन्स एनआईबी पर। साथियों, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पाठ सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के अंदर जो एनआईबी होती है, नोटिस इनवाइटिंग बिड, इट मीन्स बोली आमंत्रण सूचना क्या होती है। साथियों, आरटीपीपी को अगर आप जो भी रूल्स दिए गए हैं और जो भी नियम दिए गए हैं उनको अगर क्रम से याद करेंगे तो आप याद भी नहीं कर सकते, ना ही इसको समझ सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में आपको बताऊंगा। आरटीपीपी में सबसे ज्यादा क्या होता है साथियों, अमेंडमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। एनआईबी के साथियों, ये देखो, ये एक एनआईबी ये भी है, इसको एनआईबी कहते हैं साथियों। इसमें क्या है, ये इसमें क्या क्या चीजें आएगी साथियों, देखो, यहाँ ऑफिस का नाम आता है, जो भी ऑफिस का होता है, ठीक है। यहाँ क्रमांक और दिनांक का अंकन होगा। यहाँ ई निर्धारित जो सूचना होगी उसकी क्रम संख्या अंकित होगी और वो संबंधित वर्ष का अंकन करना होगा, ठीक है। और यहाँ ये जो चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे साथियों पद का नाम आता है और इसके अंदर एक यूबीएन नंबर होता है, ये देना मोस्ट होता है साथियों, ये देना ही होगा। और साथियों, इसकी जो ये लैंग्वेज जो है, ये जो मतलब कि ये सरकार ने इसको फिक्स किया है कि जितना शॉर्ट हो सके उतना करना है। तो साथियों, जैसे कि इसमें इन्होंने ये लिखा है, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के महिंद्रा मैको वाहनों के कल पूजे रिपेयरिंग कार्य हेतु पंजीकृत फर्म से। अब यहाँ से देखना साथियों, ये जो पूरी लैंग्वेज है ना, यहाँ पंजीकृत फर्म से ई निविदा आमंत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र विस्तृत सूचना शर्तें आदि संपूर्ण वेबसाइट एड पर और साथ में और स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट और यूबीएन पर देखी जा सकती है। तो ये साथियों, ये फिक्स लैंग्वेज है सरकार की। वो कौन से नियम है, इसमें काफी अमेंडमेंट होता है और ये कौन कौन से नियमों में दी गई है, मैं सब आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं कुछ अमेंडमेंट बता देता साथियों। ये देखो, ये सरकार ने 12 मई 2022 को एक ऑर्डर जारी किया है। इसमें इन्होंने ये कहा है, जो अपन जो न्यूज़पेपर में जो सूचना देते हैं, एनआईबी जारी करते हैं, वो बिल्कुल क्या उन चीज संक्षिप्त होनी चाहिए, अतः जितना शॉर्ट हो सके उतना अपने को करना है। तो इन्होंने ये जो एनआईबी है वो नियम 43 के तहत अपने को काम करना है। नियम 43 में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है, उसी के संदर्भ में साथियों ये जारी किया गया है। अब इसको आपके ये काम की नहीं, जो काम की चीज है वो इसमें एक ये देखिए साथियों क्या दिया गया है, एक प्रारूप दिया गया है, ठीक है। इस प्रारूप के अनुसार ही अपने को न्यूज़पेपर में एनआईबी प्रकाशित करवानी होती है। तो ये एनआईबी कैसे होती है, ये देखो साथियों, मैंने जैसे आपको शो किया था, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम, फाइल नंबर, डेट आ जाएगी और नोटिस इन्विटिंग बिड, ये वो संख्या मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे साथियों डेजिनेशन हो जाएगा, पद का नाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी चीज यूबीएन नंबर यहाँ लिखना होता है, वो कहीं पे भी जिसकी जैसी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। तो ये फिक्स जो ये मैटर दिया गया, इसी को ही साथियों ऑफिस में काम लेना होता है। इस सेम ये का यही मैटर अपने को काम में लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब मैं ये बताता हूँ आपको साथियों, सरकार ने 2 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर और जारी किया गया। 2 अगस्त 2022 को इन्होंने ये कहा है कि जो आप एनआईबी जारी करते हैं, जो नीचे क्या करते थे कि इनके बहुत से लोग है ना, आपने पोस्ट वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ लिखते थे, जिससे कि क्या होता है कि अखबार में पैसे, जितना शब्द होते हैं पर शब्द के पैसे होते हैं, वो ज्यादा लगते थे। तो इन्होंने ये डायरेक्शन कर दिए गए हैं, उपापन संस्था के केवल पद नाम का ही उल्लेख करना है, केवल पद नाम का ही उल्लेख करना होगा, ना कि आप उसके का पूरा नाम नहीं लिखना है, केवल उसका पद नाम लिखना है। तो इन्होंने ये निर्देश दिया गया है कि उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बोली आमंत्रण सूचनाओं केवल उपापन संस्था या उपापन के लिए बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पद नाम का ही उल्लेख किया जाए, एक से अधिक पद नाम भी अंकित नहीं किया जावे। ये साथियों, ये डायरेक्शन जारी किए गए। ये बहुत से अमेंडमेंट होते हैं जिसकी काफी नॉलेज हर व्यक्ति। ये क्या चीज होती है साथियों, इसके लिए भी साथियों ये एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, 31/3/2017 को ये जारी किया है। यहाँ कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ये जो यूबीएन होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिक बिड नंबर क्या होता है, यूनिक बिड नंबर होता है साथियों। ये इसके लिए इन्होंने एक देखो सब्जेक्ट में डाल दिया, क्या डाल दिया,
अंकन अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब ये तो यूबीएन नंबर जो भी एनआईबी जारी होगी उसमें आपको लिखना ही होगा। तो इसमें साथियों ये डायरेक्शन दिया गया है। वो इसमें ये जो यूबीएन नंबर होता है ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 8 के प्रावधान अनुसार आप राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली दस्तावेज के प्रकाशन किए जाने के तुरंत पश्चात, यहाँ इतने इसका मतलब ये है कि जब भी अपन कोई बोली जो एसपी पोर्टल पर डालते हैं वो नियम 8 के अनुसार डालेंगे हैं। जैसे आप डालेंगे तो जैसे वो अपलोड हो जाती है तो उसके बाद में क्या होगा, पोर्टल पर प्रत्येक बिड को एक 16 अंक का यूनिक बिड नंबर दिया जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यूबीएन जो होता है यूनिक बिट नंबर कितने अंक का होता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए 16 अंक का होता है। अब ये 16 अंक कैसे होते हैं ये मैं बता देता हूं। इसमें ये कहा गया साथियों कि इस यूबीएन के प्रथम 3 वर्णाक्षर विभाग का कोड होता है। जिस विभाग में आप हैं उसका 3 अक्षर शुरू के कोड होंगे। उसके अगले 4 अंक के अक्षर होंगे वो वित्तीय वर्ष बताएगा कौन से वित्तीय वर्ष की है। उसके अगले 2 वर्णाक्षर बताएंगे बोली का प्रकार कौन सी बोली है उसका बताएंगे। अगले 1 वर्णाक्षर देहरी मूल्य और अगला 2 वर्णाक्षर उपापन की पद्धति एवं अंतिम 5 अक्षर बिड का क्रमांक। तो कहने का मतलब ये ही जो अंतिम 5 अक्षर है ना ये सबसे ज्यादा है कि मोस्ट होते हैं कि बिड के कितने क्रमांक हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए यूबीएन क्या होता है, यूबीएन के कौन कौन से 16 अंक क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये बाद में आप आराम से विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, ये अमेंडमेंट होते हैं जो कि शायद बहुत सी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे कहीं पे भी आपको। तो इन्होंने साथियों ये और कहा गया है कि यूनिक बिड नंबर अंकन की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कोई भी बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित स्वीकार नहीं की जाएगी। एक्चुअली क्या होता है साथियों, जब भी एनआईबी जारी की जाती है तो जनसंपर्क सूचना विभाग को इसका एक लेटर लिखा जाता है, फिर वो प्रकाशन करते हैं। यदि उनको डायरेक्शन दे दिया गया है कि यदि आपको यूबीएन नंबर नहीं मिलता है तो आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वापस लौटा देंगे। तो यूबीएन नंबर लिखना अनिवार्य हो चुका है। इसको क्या कर दिया गया, अनिवार्य रूप से किया जाए ये कह दिया गया है इसके अंदर यूबीएन नंबर का। ठीक है, अब को काफी चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे पद का नाम आएगा, यहाँ यूबीएन नंबर आएगा, ठीक है, ये क्रमांक दिनांक आएगी, ये निदा क्रमांक आएगी और ये लैंग्वेज जो फिक्स है वो चीज आएगी। अब ये किस नियम में है, क्या क्या चीजें उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ हल्का सा डिटेल बता देता हूँ कि ये कहाँ से लिया गया है, ये तो पता चलना चाहिए ना कि ये एनआईबी जो है जो कहाँ से उठाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों उपापन संस्था होती है वो क्या करती है, उपापन समिति बनाती है। उपापन समिति का गठन साथियों नियम 3 में दिया गया है। किसमें, नियम 3 में दिया गया है। और उपापन समिति ही क्या करती है, बोली दस्तावेज तैयार करती है जो कि नियम 36 में दिया गया है। ये बोली दस्तावेज होते हैं साथियों, यहीं पे ही क्या दिया गया, एनआईबी दी गई है। ठीक है, यहीं पे ये बताया गया है कि आपको क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं देना। ये बड़ा विस्तृत टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा लेकिन आप इसको बने रहना और इसको देखना जरूर। अब इसमें सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उपापन समिति के गठन की बात करते हैं जो कि साथियों नियम 3 में है। नियम 3(1) और नियम 3(2) साथियों जब आपसे पूछा जाए कि उपापन समिति में कितने सदस्य होते हैं तो नियम 3(2) ये कहता है कम से कम 3 या अधिक जितनी भी आवश्यकता वो रख सकते हो। 3 तो आपको लेंगे। 3 में भी ये कहा गया है कि लेखा का वरिष्ठतम अधिकारी होना ही चाहिए और एक तकनीकी सदस्य को आवश्यकता है तो ले सकते हैं। तो ये वाला तो मस्ट कर दिया है। ठीक है, तो लेखा का जो भी वरिष्ठतम अधिकारी होगा उसको तो लेना ही है और कोई तकनीकी सदस्य जिसकी आवश्यकता वो लेनी है और कम से कम 3 होने चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो उपापन समिति है वो क्या किस किस के लिए अपन गठन कर सकते हैं। तो ये 3(1) में दिया गया। इसमें कहा गया जब कोई दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, बिड अर्थात बिड डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं तब आप समिति बना सकते हैं। जब बोली खोलते हैं तो भी आपको एक समिति बनानी होगी। जब बोली का मूल्यांकन करना हो तो भी आपको एक समिति बनानी होगी। कहने का मतलब या तो एक ही समिति सब कुछ काम कर सकते हैं या अलग अलग समितियां भी बना सकते हो, जैसे ऑफिस में व्यवस्था होती है उसके अनुसार।
संविदा की मॉनिटरिंग के लिए भी समिति बना सकती है। कोई सामान मौके पे क्रय करना उसके लिए भी समिति बनानी होगी। प्रतियोगिता बातचीत कर रहे हो तो भी समिति बनानी होगी। अन्य कोई प्रयोजन जो आवश्यक समझते हो उस सब के लिए क्या करना होगा साथियों, एक समिति बनानी होगी। तो ये चीज ये कहा गया किस किस काम के लिए आपको समिति बनानी होगी। अब बात करते हैं अपन बोली दस्तावेज तैयार करना। ये नियम 36 में दिया गया है साथियों। ये नियम 36 में पूरी चीज दे दी गई है कि क्या क्या चीज आप जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसमें क्या क्या मसाला होना चाहिए। तो आज उसी मसाले के ऊपर अपन बात करेंगे कि बोली दस्तावेज में क्या क्या होगी। ये साथियों ये कंपटीशन में भी आ सकता है, जैसे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, एनआईबी। एनआईबी को कहते हैं बोली आमंत्रित नोटिस, इट मींस नोटिस इनवाइटिंग बिड्स, ठीक है। दूसरा है आईटीबी। जब ये आता है तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे साथियों, बोली अनुदेश। इंग्लिश में बोलेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स, ठीक। ये फुल फॉर्म आ सकती है साथियों, ठीक है। ये सब आपको किसमें करना है, जो भी बिड डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ये सब उसमें शामिल होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है साथियों बीडीएस, इट मींस बिड डाटा शीट, बोली डाटा शीट भी उसमें होनी चाहिए। चौथी चीज होती है साथियों इसमें क्वालिफिकेशन एंड इवोल्यूशन क्राइटेरिया, अर्हता एवं मूल्यांकन की कसौटी, ये भी आपको इसमें डालनी होगी। अगला होता है साथियों बिडिंग फॉर्म, एक बिड फॉर्म भी बनाना होगा, बोली का प्रारूप भी आपको बनाना होगा। और एक होता है इसमें साथियों कंडीशन, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट करो उसके शर्तें होनी चाहिए और उसके लिए एक फॉर्म भी होना चाहिए, अर्थात संविदा की शर्तें, संविदा का प्रारूप होना चाहिए। इसमें को भी 3 भागों में बांटा गया है कि आपको एक तो आपको उस बिड में एक तो जनरल कंडीशन डालनी ही होगी, एक स्पेशल कंडीशन जो आपको उचित लगे वो डालनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको डालना होगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आवश्यक हो वो सब आपको इसमें शामिल करने होंगे। इस प्रकार से साथियों इन सबको मिलाकर के बोली दस्तावेज के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। अब अपना मैं इसके बारे में ये एक चीज और कहा गया है कि अब इसमें जब ये डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं तो उस समय कुछ सावधानी होती है, उसमें क्या क्या और भी अन्य चीजें रखनी होती है उसके बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहले बोली तैयार करने के लिए आपको कोई निर्देश मिलने चाहिए, ठीक। फाइल आती है तो फाइल पे कोई डायरेक्शन होनी चाहिए कि कहीं से आपको कोई डायरेक्शन आया हो तो ही आप ये काम करेंगे। दूसरा आपको उसकी कसौटी, क्राइटेरिया और प्रक्रिया को बताना होगा कि इस माध्यम से ये काम करना है। तीसरा दस्तावेजी साक्ष्य जो बोलीदाताओं से मांगे जाने हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं बोलीदाताओं से, वो भी आपको इस फाइल पे लेना होगा। और उपापन की विषय वस्तु का भी उल्लेख करना होगा कि किस चीज का उपापन करना है। आप माल खरीदना चाहते हैं अर्थात उसके आपको ये भी बताना पड़ेगा कि माल की मात्रा कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। कोई प्रभाव या चार्ज कुछ लग रहा हो वो कौन वहन करेगा ये भी उल्लेख करना पड़ेगा। किस स्थान पर वो माल पहुंचेगा ये भी, और वो समय कितने समय के अंदर ये माल वहां पे पहुंच जाएगा, ये सब चीजें आपको भी डॉक्यूमेंट में शामिल करना होगा। अगली चीज है साथियों बोली जारी करने, खोलने, परीक्षण और मूल्यांकन करना, अर्थात बोली जारी करने के संबंध में, बोली खोलने के लिए, बोली परीक्षण, मूल्यांकन, इन सब का भी उल्लेख करना होगा, ठीक। सफल बोलीदाताओं के लिए आपको एक कसौटी बनानी पड़ेगी कि सफल बोलीदाता कौन से होंगे, उसके लिए एक अलग से प्रावधान बनाना होता है। उपापन संविदा के संबंध में साथियों आपको संविदा संबंध निबंध और सत्य, आपको कॉन्ट्रैक्ट और जो कंडीशन होती है वो करना होगा और करार का प्रारूप भी आपको इसमें अंकित करना होगा। कीमत में यह उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित सामग्री सेवा में कोई परिवहन और बीमा प्रभार, उत्पादन शुल्क और कर इत्यादि स्वयं बोलीदाता द्वारा दिया जाएगा या संबंधित विभाग द्वारा। ये कंडीशन भी मस्ट होती है साथियों ये डालना कि इसमें क्लियर लिखना होता है कि जो भी मान लो कि कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ भी होता है तो वो कौन वहन करेगा, ठीक है, बोलीदाता करेगा या सरकार करेगी, कौन करेगा, तो ये बिड में ये क्लियर लिखना होता है। और बोली प्रतिभूति के बारे में भी लिखना होगा आपको। बोली प्रस्तुत करने की रीति, स्थान और समय ये सब आपको अंकित करना होगा। बोली खोलने के लिए यहाँ तो जब सबमिट करते हैं या जब ओपन करते हैं उस समय स्थान, समय, तारीख सब लिखनी होगी। स्पष्टीकरण किस माध्यम से मांगा जाएगा ये भी आपको बताना है कि आप मेल के माध्यम से मांगना चाहते हैं, डाक के माध्यम से लेना चाहते हैं, वो मेल वगैरह भी आपको देनी होगी। कई बार क्या होता है बिड में कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो वो स्पष्टीकरण वो बोलीदाता इसमें दे सकते हैं।
आपको बोली में यह भी अंकित करना पड़ेगा कि कितने समय की होती है, कालावधि कितनी होगी, ये भी उल्लेख करना होगा। उपापन संस्था के किसी एक या अधिक के नाम, पदनाम, पते व ईमेल भी देने होंगे। जब कोई टेंडर किया जाता है तो उसमें से किसी एक का ये चीज भी उल्लेख करना होगा। आपको अपील के संबंध में भी प्रावधान बताने होंगे, किस किस को अपील करनी है, प्रथम अपील कहाँ होगी, सेकंड अपील कहाँ होगी। संपूर्ण बोली स्वीकार अस्वीकार का अधिकार रखने का उल्लेख भी करना होगा। आपको ये पॉइंट भी जोड़ना होगा कि उपापन संस्था समस्त बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखती है, और अन्य सूचना जो आवश्यक हो वो सब आपको अंकित करना होगा। ये तो साथियों ये एक सामान्य बातें थी कि जब भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती है। अब अपन चर्चा करेंगे जो मैंने